हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो थर्ड यूनिट का पहला चैप्टर है। ठीक है, क्लास 11 की बायोलॉजी में कुल 5 यूनिट हैं। ठीक है, मैं थर्ड यूनिट को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें का भी पहला चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है इस यूनिट का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड बायोमॉलिक्यूल, थर्ड इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, एनसीईआरटी की चाहे क्लास 11 की बायोलॉजी हो चाहे क्लास 12 की बायोलॉजी हो, दोनों में ही हर यूनिट से पहले उसी यूनिट के साथ पहले ही पेज पर एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। उनका उस यूनिट में क्या योगदान है, क्या रोल है, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। ठीक है, उस साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। यहाँ भी एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है जिनका नाम है GN रामचंद्रन। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजिन प्रोटीन के बारे में बताया था। इन्होंने जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे PhD करने के लिए, तो वहाँ उनसे इनकी मुलाकात लाइनस पॉलिंग से हुई थी। ये उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे क्योंकि उन्होंने दिया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे टर्शरी के बारे में भी, सेकेंडरी के बारे में भी, क्वाटरनरी के बारे में भी, प्राइमरी के बारे में, सबके बारे में, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। लाइनस ने जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया था, इससे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, इम्प्रेस हुए थे, तो उन्होंने टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ठीक है, इनका शुमार वर्ल्ड के प्रोमिनेंट साइंटिस्ट में होता है। अब हम आ रहे हैं चैप्टर का डिस्कस करने। ठीक है, आज बेसिक पॉइंट ही आएंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी में जो 2-3 लाइन पहले लिखी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, सरप्राइज होगा कि क्या चीज़ होती है एक लिविंग में और एक नॉन लिविंग में, जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता है। क्या चीज़ होती है एक इनएनिमेट में और एनिमेट में, यानी कि क्या चीज़ होती है एक लिविंग में और एक नॉन लिविंग में, जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। इसका जवाब एनसीईआरटी ने दिया है कि वो सेल होता है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, यानी सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल जिस ऑर्गेनिज्म में होगा वो लिविंग है और नहीं होगा तो डेड है। डेड के अंदर एटम्स होते हैं, जबकि हम लोग सेल मानते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, किसमें, लिविंग में। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी बने हुए हो सकते हैं, ज़्यादा सेल से भी बने हुए हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल से। जो एक सेल से बने हुए होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जबकि जो एक से ज़्यादा से बने हुए होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। इसके बाद आपके से कहा गया व्हाट इज ए सेल। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो एक सेल के सहारे जी सकते हैं, एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं, भले से वो एक ही सेल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस कर सकते हैं इंडिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट यूनिसेलुलर के बारे में लिखा हुआ है ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये कर सकते हैं, जो भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी फंक्शंस होते हैं वो ये कर सकते हैं यूनिसेलुलर। चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, वो बने हुए होंगे तो सेल से ही बने हुए होंगे। यानी जो लिविंग बॉडी होती है वो कंपोज्ड होती है सेल से। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एक लाइफ सेल के बारे में बताया था, उनका नाम था एंटन वॉन लीवेनहॉक। 1674 में इन्होंने बताया था लाइफ सेल के बारे में, जब ये स्टडी कर रहे थे एक एल्गी जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, एल्गी जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को जब ये स्टडी कर रहे थे, जाइरा भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो स्पाइरोगाइरा पढ़िए या जाइरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बारे में इन्होंने बताया था 1674 में एंटन वॉन लीवेनहॉक ने बताया था लाइफ सेल के बारे में। ठीक है, उसके बाद इसमें इसी के बगल में लिखा हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में। ये जो न्यूक्लियस होता है
क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उन सब को एक कलेक्टिवली टर्म दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनील। सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनील होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनील। जैसे लाइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या हैं? सेल ऑर्गेनील हैं। इनकी स्टडी तभी पॉसिबल हो पाई जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तभी इनकी स्टडी संभव हो पाई। ठीक है। उसके बाद सेल थ्योरी आई, जिसके बारे में सबसे पहले 1838 में एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, बोटैनिस्ट थे। 1838 में बोटैनिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है। उन्होंने ही बताया था, क्या कहा था उन्होंने कि प्लांट जो होता है, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया था और बताया था क्या है कि प्लांट बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। मैथियस स्लाइडेन थे, ये थे मैथियस स्लाइडेन, जिन्होंने बताया था कि प्लांट जो होते हैं बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके जस्ट एक साल बाद एक दूसरे साइंटिस्ट ने कहा, उन्होंने, ये जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया, इन्होंने एनिमल सेल को पढ़ा था, ये प्लांट सेल पढ़े थे, इसीलिए इनको बॉटनिस्ट कहते हैं। ठीक है। इन्होंने एनिमल सेल को पढ़ा था, इसलिए इनको जूलॉजिस्ट कहते हैं। एनिमल के बारे में जो स्टडी करता है उसको हम जूलॉजिस्ट कहते हैं, जबकि जो प्लांट के बारे में पढ़ता है उसको बोटैनिस्ट कहते हैं। ठीक है। इन्होंने बताया था कि प्लांट बॉडी भी सेल से बनी हुई होती है, कंपोज्ड ऑफ सेल होती है, लेकिन एनिमल सेल्स के पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। लेकिन उन्होंने प्लांट की भी स्टडी की, प्लांट के सेल की भी स्टडी की, और उन्होंने बताया कि प्लांट के पास एक यूनिक फीचर होता है जिसका नाम होता है सेल वॉल। प्लांट के पास सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता। ठीक है। इन्होंने ही सेल थ्योरी को दिया था, लेकिन सही वर्ड में अगर कहा जाए, करेक्ट वर्ड में कहा जाए तो थियोडोर स्वान ने और मैथियस स्लाइडेन ने, यानी स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। स्लाइडेन और स्वान ने दोनों ने मिलकर ही सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, जो कहता था हमसे कि कोई भी लिविंग हो वो सेल से बना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल होता है। ठीक है। अगर आपको ये याद ना रहता हो कौन जूलॉजिस्ट है, कौन बॉटनिस्ट है, ठीक है, तो याद रखिएगा, स्वान जूलॉजिस्ट थे। स्वान का मतलब होता है हंस, हंस एनिमल में आता है। इन्होंने एनिमल की स्टडी की थी। ठीक है। ये हमारे सर जी लोग बताते थे कि कैसे याद रखा जाए। ठीक है। लेकिन तो एक ड्रॉबैक था इस थ्योरी का, भले से ये थ्योरी कंपोज्ड हो गई थी, एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक था कि न्यू सेल कैसे बनते हैं, न्यू सेल कैसे बनते हैं, न्यू सेल, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं, आर फॉर्म्ड, ये इस थ्योरी ने नहीं बताया। ठीक है। ये ड्रॉबैक है इस थ्योरी का। इस थ्योरी का करेक्शन, इस ड्रॉबैक का करेक्शन किया था रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चू ने, उन्होंने बताया था कि जो नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टेंस, यानी पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से बनते हैं, और इनकी थ्योरी का नाम था ओमनीसेलुला ई सेलुला। अब सेल थ्योरी जो जानी जाती है वो ये कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं, और जो सेल वजूद में आते हैं, एग्जिस्टेंस में आते हैं, वो प्री एग्जिस्टेंस सेल के डिवीजन से वजूद में आते हैं, वो करते हैं, एग्जिस्ट में आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पहले प्री एग्जिस्टेंस सेल के डिवीजन से एराइज करते हैं। ठीक है। यहाँ तक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं डिस्कस अगली वीडियो में करूँगा। तो आज हमने देखा जी.एन. रामचंद्रन ने कोलेजिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन्होंने ही दिया था। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल होता है, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं यानी जिनके पास एक सेल होता है, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा सेल होता है। एक जर्मन बोटैनिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन, इन्होंने प्लांट सेल की स्टडी की थी और बताया था कि प्लांट बना हुआ होता है सेल से। ठीक है। जूलॉजिस्ट थे ये स्वान थे, इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की थी और बताया था सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लांट की भी स्टडी की थी, उस बताया था कि
प्लांट में सेल वॉल होता है जो कि एनिमल में एब्सेंट होता है। इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक था जिसका करेक्शन किया था रुडोल्फ विर्च्यू ने 1855 में, और इन्होंने एक नई थ्योरी दी थी, मतलब इसका करेक्शन किया था और बताया था कि जो नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टेंस सेल के डिवीजन से बनते हैं, और इनकी जो हाइपोथेसिस थी, इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, थैंक यू।